Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System, and today is your day 26th for NEET Direct Classes। और बेटा आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, लास्ट चैप्टर स्टार्ट करना है आपके सिलेबस का, 12th सिलेबस का, दैट इज़ चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है बच्चे, नीट का सिलेबस देखें तो नीट का सिलेबस क्या बोलता है, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करनी है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, इंडेंजर्ड एंड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्शन, रेड डेटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रुप्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब तक हमें ये पता है कि जो लाइफ ऑन अर्थ जो है वो इवॉल्व हुआ है 3.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले, है ना, और बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस हुए हैं ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इन देयर एफर्ट टू सर्वाइव। टोटल कितना एस्टिमेटेड है, 7 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज हो सकते हैं, जिसमें से ओनली 1.5 मिलियन हैव बीन रिकॉर्डेड। एनसीईआरटी का अगर आप फर्स्ट चैप्टर अगर देखें जो कि द लिविंग वर्ल्ड था, उसके अकॉर्डिंगली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। ठीक है बच्चे, सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी होता है, इट इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, साइंटिस्ट के नेम इज इंपॉर्टेंट, टू डिस्क्राइब द सम टोटल ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एट ऑल द लेवल्स। हर लेवल पे, चाहे आप स्पीशीज़ लेवल पे देखें, जीनस लेवल पे देखें, फैमिली लेवल पे देखें, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनका जो सम टोटल है, इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, इट शोज द हाई डाइवर्सिटी एट जीन लेवल एंड क्रोमोसोम लेवल। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ एलिलिक फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन एक्सप्रेस्ड बाय द मेडिसिनल प्लांट रॉल्फिया वोमिटोरिया का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रिजर्पाइन एट द प्लांट प्रोड्यूसर। तो रॉल्फिया वोमिटोरिया जो है वो हिमालय रेंजेस के डिफरेंट जो रेंजेस हैं वहाँ पे ग्रो करता है, और हर जगह पे इसका जो जेनेटिकली जो होगा इसके अंदर वेरिएशन आएगा, है ना। तो इस तरह के वेरिएशन इन द जीन्स is called as genetic diversity. India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. ठीक है, ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या बोलता है? द सेकेंड वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वेराइटीज ऑफ स्पीशीज एंड देयर एबंडेंट प्रेजेंस विद इन अ रीजन। एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर रीजन पे कितनी स्पीशीज़ प्रिवेल कर रही हैं, कितनी वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ हैं, कितना एबंडेंट है किसी भी स्पीशीज़ का, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न घाट हैव मोर एम्फीबियंस देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है, अगर आप बात करें इस तरीके से, अगर आप इंडिया का पेनिनसुलर रीजन देखें तो इस तरफ वेस्टर्न घाट है, जिस तरफ महाराष्ट्र है, और उड़ीसा की तरफ इस तरफ का जो रीजन है इज ईस्टर्न घाट, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? एम्फीबियंस का जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ का, वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट। सो स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस आर द टू इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। यहाँ पर क्या देखो, एक आ रहा है जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी, दूसरा आ रहा है स्पीशीज लेवल पे, और तीसरी डाइवर्सिटी किस लेवल पे आ रही है? इकोलॉजिकल लेवल पे। इट मेक्स कम्युनिटीज मोर प्रोडक्टिव एंड स्टेबल। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज़ अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वैराइटीज ऑफ, अलग अलग तरह के डेजर्ट्स भी हैं हमारे इंडिया में, रेन फॉरेस्ट हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड्स हैं, एस्चुरीज हैं, एल्पाइन मीडोज हैं, देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। ठीक है बच्चा, तो ये तीन तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, राइट, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर अगर हम बात करें हाउ मैनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम डेटा देखें IUCN,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम डेटा देखें तो मोर देन 1.5 million species have been recorded in the world, but we have no idea of how many species are yet to be discovered and described. A sound estimate of global species diversity of about 7 million was given by Robert May. रॉबर्ट मे ने कितना अभी तक बताया है कि 7 मिलियन स्पीशीज जो है वो बायोस्फीयर हमारे अर्थ के ऊपर प्रिवेल कर सकती है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट में याद रखेंगे. More than 70% of all the species recorded are animals, while plant comprises no more than 72%. Out of the total animal recorded, 70% are insect. Out of every 10 elements on the planet, 7 are insects. तो ये नंबर बच्चे याद रखेंगे, है ना. इन्वर्टिब्रेट्स में देखो तो 70% इंसेक्ट हैं और बाकी सारे क्या हैं, बाकी अदर एनिमल्स. ठीक है. वर्टिब्रेट्स में देखें तो 50% फिशेज हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस जो हैं बाकी का 50% कंप्राइज करते हैं. ठीक. प्लांट में अगर आप देखें तो प्लांट के अंदर 45% एंजियोस्पर्म है, फंगाई है फिर उसके बाद, और बहुत कम जो है आपके पास एल्गी, लाइकेंस, फर्न्स एंड एलाइज एंड मॉसेज हैं, ब्रायोफाइट्स हैं. ठीक है. तो ये एक डाइवर्सिटी बता रहा है ये. ठीक है बेटा. फिर यहाँ पे बच्चे कुछ डेटा दिया गया है. फॉर एग्जांपल इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नंबर पे, तो वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्स कंट्रीज है वर्ल्ड का. दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, बट इट शेयर्स एन इम्प्रेसिव 8.1% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी. लैंड कम है हमारे पास, है ना, लेकिन स्टिल इंडिया जो है वो 8.1% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी को शेयर करती है. ठीक है. देयर अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया. India probably has more than 1 lakh species of plant and 3 lakh species of animals yet to be discovered and described. If we apply Robert May's global estimate, then only 22% of the species of the world have been recorded so far, right? तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. कहीं पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कहीं पे डाइवर्सिटी कम है ना. सो कुछ पैटर्न्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के. द पैटर्न बायोडाइवर्सिटी आर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. तो किसके बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है? सबसे पहला आ गया आपका is latitudinal gradient. It means that species diversity decreases as we move away from the equator and towards the pole, low to high latitude. तो जिस तरीके से हम मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है बच्चा, और ये इक्वेटर है ना, और ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है. तो जिस तरीके से हम जब यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ जब हम बढ़ेंगे इक्वेटर से पोल की तरफ, तो स्पीशी डाइवर्सिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. जनरली ट्रॉपिक्स लेटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हैज़ मोर स्पीशीज दैन टेम्परेट और पोलर एरियाज, है ना. Colombia near the equator has nearly 1400 species of birds. India has more than 1200 species, while New York at 91 degree north has only about 105 species, and Greenland at 71 degrees Celsius has 56 species only. तो आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी कितनी चेंज हो रही है. बेस्ड ऑन द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बेसिस पे देखें तो जो डाइवर्सिटी होती है बच्चा वो चेंज हो जाती है. ठीक है. The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on the earth. Greatest biodiversity किसका है? Amazonian rainforest का. कहाँ पर? साउथ अमेरिका के अंदर. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कितना है? 40,000 species of plants, 3,000 of species, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, and 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 of invertebrates. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट की साउथ अमेरिका. Some hypothesis proposed by the scientists to explain the rich biodiversity in tropical regions are. तो अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पर?
बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन क्या है, रिच है। कैसे? The temperate region were subjected to frequent glaciation in the past, whereas tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years. तो अगर हम अर्थ की बात करें तो इक्वेटर से ऊपर जो है आपका 23 डिग्री जो है आपका क्या आ जाता है, टेम्परेट आता है, ट्रॉपिकल आता है, फिर टेम्परेट आता है, फिर एल्पाइन रीजन आता है, पोल्स आते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन की तो इट वाज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन, बार बार ग्लेसिएशन हुआ, ग्लेशियर्स बनने और बिगड़ने को ग्लेसिएशन कहते हैं, राइट, इन द पास्ट। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इनके कंपैरिजन में अनडिस्टर्ब्ड रहे रिलेटिवली, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर लेस सीजनल। ट्रॉपिकल जो एनवायरमेंट्स होते हैं वो लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। दिस प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है बच्चा। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो फर्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट पैटर्न वाज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड द सेकंड वन इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो किसने बताया ये? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया। ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद द इंक्रीजिंग अवेलेबल एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो एक लिमिट तक क्या होता है, जितना ज़्यादा अवेलेबल एरिया रहेगा उतना ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स एक्सिस पे अगर हम एरिया रखें और वाई एक्सिस पे अगर हम स्पीशीज़ रिचनेस देखें तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाएगी। फॉर्मूला क्या है? log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। The relation between species richness and area for a wide variety of taxa, for example angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be a rectangular hyperbola। कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है दिस वन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे S इज द स्पीशीज रिचनेस, A इज द एरिया, Z इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड C क्या है? Y इंटरसेप्ट है, ठीक है बच्चे। तो ये फॉर्मूला का ये पूछा जा सकता है कि इनमें से Z क्या है, A क्या है, C क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम Z की वैल्यू देखें, स्लोप की वैल्यू देखें, इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2 व्हेन एनालिसिस डन इन द स्मॉल एरिया। अगर स्मॉल एरिया में करो तो इसकी वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 के रेंज में रहती है रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और एरिया। बट जैसे ही स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरी लार्ज एरियाज, अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, विल गिव अ मच स्टीपर स्लोप एंड Z वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0.6 टू 1.2। फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस जो फ्रूट पे फीड करते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। thus it can be said that larger the area the steeper is the slope। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बच्चा आ जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है बच्चे। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, क्या इंपॉर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी का किसी भी इकोसिस्टम के लिए? तो क्या है? स्टेबिलिटी। कम्युनिटीज विथ मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन दोज विद अ लेस स्पीशीज। तो जिस इकोसिस्टम में, जिस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दी ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि लेस स्पीशीज करती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज सच कम्युनिटीज आर मोर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू दी ओकेजनल डिस्टर्बेंस। तो छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंस होते हैं वेदर इट इज़ नेचुरल और मैन मेड, ये क्या होते हैं? उससे मोर रेजिस्टेंट होते हैं और रिजिलियंट होते हैं, जल्दी अनस्टेबल नहीं होते, है ना, इन्वेजन बाय द एलियन स्पीशीज, राइट। दिस कम्युनिटीज डू नॉट शो मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। किसने बताया? डेविड टिलमैन discovered that increased diversity contributed to a higher productivity and also proved that species richness is the key to all well-being of any ecosystem। तो डेविड टिलमैन ने क्या बताया कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी हाई होगी, इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि स्पीशीज रिचनेस इज द की टू द वेल-बीइंग ऑफ एनी इकोसिस्टम, राइट। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इकोसिस्टम हेल्थ इकोलॉजिस्ट Paul Ehrlich, he gave an analogy
रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। टू हेल्प अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने क्या किया, ही कंपेयर्ड ईच स्पीशीज विच आर विथ अ राइवेट इन द बॉडी ऑफ द एयरप्लेन। जिस तरीके से राइवेट्स होते हैं, छोटे छोटे नट्स होते हैं एयरप्लेन में ना, जिससे कि पूरा एयरप्लेन जो है आपका जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दैट इकोसिस्टम इज एन एयरप्लेन एंड द स्पीशीज आर द रिवेट्स ज्वाइनिंग ऑल द पार्ट टुगेदर। जिस तरीके से छोटे छोटे से जो नट्स होते हैं वो पूरे एयरप्लेन को जोड़ते हैं, उसी तरीके से जो स्पीशीज है दे एक्ट लाइक अ रिवेट्स एंड दे ज्वाइन ऑल द पार्ट टुगेदर ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब क्या हो कि हर पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहा है एयरप्लेन के अंदर, अगर वो एक एक रिवेट अपने घर ले जाना स्टार्ट करे, है ना, कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। इन सिमिलर वे अगर एक एक स्पीशीज अगर हमारे इकोसिस्टम से गायब होने लग जाए, एक्सटिंक्ट होने लग जाए, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो फ्लाइट के ऊपर सेफ्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे ज़्यादा रिवेट्स अगर रिमूव कर दें, ज़्यादा नट्स अगर ओपन कर दिया जाए, पैसेंजर्स अगर हटा दें, तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्लेन बिकम्स वीक एंड पोजेस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी। और धीरे धीरे क्या होगा, प्लेन जो होगा वीक हो जाएगा। इसी तरीके से इफ रिवेट्स ऑन विंग्स कीस्टोन स्पीशीज आर रिमूव्ड, जिस तरीके से कुछ कीस्टोन स्पीशीज होती हैं जिसके ऊपर एक इकोसिस्टम निर्भर करता है, इट वुड पोज अ मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी। इस तरीके से अगर किसी स्पीशीज को, जो कि एक की स्पीशीज है, कीस्टोन स्पीशीज है, अगर उसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए वो, तो उससे इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस गिवन बाय पॉल एलिश। ठीक है बच्चा, फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बोर्ड के लिए प्लस नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बोर्ड में 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, रेड लिस्ट क्या होता है, कौन सा बर्ड स्पीशीज जो है, डोडो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया किसका एक्सटिंक्शन हुआ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। इट डॉक्यूमेंट्स रेड लिस्ट। रेड लिस्ट क्या होता है, विच लिस्ट एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द अर्थ इन द रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक क्या होता है, जिसके अंदर IUCN जो है उन स्पीशीज को, उन ऑर्गेनिजम्स का, उन स्पीशीज का एक रेड लिस्ट बनाता है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर इंडेंजर्ड हो गए हैं ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, दिस इज रेड डेटा बुक, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। सो रेड लिस्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक्सटिंक्ट, जिसके अंदर नो लिविंग मेंबर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड नोन टू सर्वाइव ओनली इन द कल्टीवेशन। एक्सटिंक्ट का मतलब जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हो, जो अब मिलते ही, जैसे डायनासोर्स क्या हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका कोई भी एक भी स्पीशीज जो है, एक भी सिंगल इंडिविजुअल भी अभी सर्वाइव नहीं करता है ना। फर्स्ट वन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, जैसे कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तभी तो हम प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया ताकि हम टाइगर की पॉपुलेशन को सेव कर सकें। इंडेंजर्ड होते हैं जो कि बहुत हाई रिस्क होता है उनके एक्सटिंक्शन का। वल्नरेबल होते हैं जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम टर्म फ्यूचर, जो आगे आने वाले टाइम पे वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उसकी हाई रिस्क है। थ्रेटेंड क्या होते हैं, दे आर लायबल टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स। अगर हमने सही मेजर्स नहीं लिए, प्रोटेक्टिव मेजर्स, तो ये आगे वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। और लो रिस्क, डाटा डेफिशिएंट एंड नॉन इवेल्युएटेड कौन से होते हैं, जिनके बारे में या तो हमें डेटा नहीं पता, या जिनको कम रिस्क है, या जिनके बारे में हमने इवेल्यूशन नहीं किया, जिनके बारे में भी ज़्यादा डेटा पता नहीं है अभी हमें। सो इट डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन दी लास्ट 500 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट एक्सटिंक्शन क्या है, रिसेंट एक्सटिंक्शन के अंदर डोडो है मॉरिशियस से, क्वागा है अफ्रीका से, थाइलासीन है ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सी काऊ है रशिया से, एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर फ्रॉम बाली, जावा एंड कैस्पियन।
राइट। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव बीन विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ, सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स में 27 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं बच्चे क्या हो चुकी हैं, डिसअपियर हो चुकी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अच्छे से याद रखें, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डोडो, क्वागा, है ना, थाइलसीन, स्टेलर सी काउ, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम बात करें प्रेजेंटली 12.1% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स, मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अब इसके अंदर अगर आप सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा कौन थ्रेटेंड है, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। अभी तक देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ नेचुरल मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ के उससे, जिसका कि वन ऑफ द रीजन कि जिससे डायनासोर्स भी जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जो मैन मेड होती हैं, कॉज ऑफ मास एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 6th extinction is far more serious than the natural one. Ecologists warn that if the present trends continues, nearly half of the species on earth might be wiped out within the next 100 years. जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो कमिंग 100 ईयर्स में हाफ ऑफ द स्पीशीज जो अर्थ की है वो सब क्या हो जाएगी बच्चे, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लेड टू डिक्लाइन इन अ प्लांट प्रोडक्शन। ये क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से, लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्टिब्रेशन लाइक ड्रॉट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। अब इसके कॉजेज क्या क्या, अब अगर आप कॉजेज की बात करो, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो सबसे पहला आ जाता है दिस इज 4 एविल क्वार्टेट, 4 मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस क्या है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट खत्म कर दें, है ना, फ्रेगमेंटेशन कर दें, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए नए इंडस्ट्रीज बनने के कारण क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड द सर्फेस, द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिसमें भी हमने बात की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विच इज कॉल्ड एज द लंग ऑफ द प्लैनेट, नाउ कवर लेस देन 6%। 14% से कितना कम हो गया है, ओनली 6% अभी है। दे आर बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स और कंजर्वेशन इनटू द ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल। तो ये सबसे मेजर जो है, मेजर वन, वो आपका कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है बच्चे। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना। अनकंट्रोल एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Many species extinction in the last 500 years, such as that of Steller sea cow, passenger pigeon, etc., were due to the over exploitation by human. तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे कि पैसेंजर पिजन का और स्टेलर सी काउ का एक्सटिंक्शन किसकी वजह से हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में। फिर एलियन स्पीशीज़ क्या होती हैं, इन्वेजन्स, हम कहीं किसी दूसरी जगह से कोई स्पीशीज़ लाके किसी नई जगह पे इंट्रोड्यूस करें और वो क्या करे, वहाँ के बाकी के जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनका सारा न्यूट्रिएंट अगर वो ले ले, है ना। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली इन अ हैबिटेट, सम ऑफ देम टर्न इनवेजिव एंड कैन कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजिनस स्पीशीज, जो कि पहले से वहाँ रहते हैं उनका डिक्लाइन या एक्सटिंक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Nile perch introduced into the Lake of Victoria, East Africa, caused extinction of cichlid fishes invasion, weed species like cotton carrot grass, Parthenium, Lantana and water hyacinth, Iconia also can cause environment damage threat to the extinction existence of the native species. African catfish, Clarius garipinus, is posing threat to the indigenous catfishes in our rivers. Important है। तो ये लाइन याद रखेंगे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से किसका हुआ, स्टेलर सी काउ का, पैसेंजर पिजन का। एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से किन किन का हो रहा है, तो ये नाम याद रखेंगे, है ना। एंड द लास्ट वन इज को एक्सटिंक्शन। कुछ स्पीशीज क्या होती हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, है ना। व्हेन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विथ इट, अगर मान लीजिए कि कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना,
तो अगर एक स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट होती है तो उसके ऊपर जो निर्भर करता है, उसके साथ जो एसोसिएटेड ऑब्लिगेटरी वे में जो हैं वो भी क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट पैरासाइट्स ऑल्सो वैनिशेस. तो अगर स्पीशीज अगर वो हो गई तो उसके ऊपर जो रहने वाले पैरासाइट्स हैं वो भी वैनिश हो जाएंगे. ठीक है बच्चे. अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी नीड टू बी कंजर्व्ड एंड मेंटेन बिकॉज ह्यूमन डिराइव लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. हमें बहुत सारा फायदा होता है. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है हमें. नेचर लाइक फूड प्रोडक्ट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस. मोर देन 25 प्लांट स्पीशीज जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज की जाती हैं. राइट. दे ऑल्सो एक्सप्लोर मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, बायोप्रोस्पेक्टिंग फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. दीज आर कॉल्ड एज नेचुरली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. फिर बात आती है इकोसिस्टम सर्विसेज की. फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, वाटर साइकिल, एस्थेटिक प्लेजर्स, ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट में आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के. राइट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करना है हमें. राइट. फिर बात आती है अमेजॉन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू दी फोटोसिंथेसिस 20% जो टोटल ऑक्सीजन है पूरे अर्थ का वो अमेजॉन फॉरेस्ट से आता है. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. राइट. फिर एथिकल एस्पेक्ट में देखें कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी में, रिलेट टू आवर मोरल ऑब्लिगेशन टू कंजर्व. हमें करना चाहिए, ये हमारा मोरल ड्यूटी है बिकॉज वी शेयर विथ मिलियन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल स्पीशीज. वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, कि हर एक सिंगल छोटे से छोटे स्पीशीज की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है हमारे अर्थ पे, है ना. चाहे वो हमें फ़ायदा दे रहे हों, करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू हमारे लिए हो या ना. वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है बच्चे. कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. तो दो तरह की चीज़ें हैं, इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू ऑफ साइट कंजर्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं. तो इसमें आ जाता है प्रोटेक्शन करना उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर. किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोटेक्शन जो थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड हो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही किया जाए. फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन रीजन्स लाइक हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. These are the regions of the high level of species region, high degree of endemism. Endemism क्या होते हैं? The contained species are confined only to a particular region and not found anywhere else. ठीक है, जो वहीं पे रहते हैं. जैसे कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा, है ना. तो दैट आर एंडेमिक स्पीशीज. टोटल अभी कितना है? 34 हॉटस्पॉट्स हैं इन द वर्ल्ड. These 3 of these hotspots are in India and our Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burman and Eastern Himalaya cover our country's exceptionally high biodiversity regions. Important याद रखेंगे इस बात को. इन सिटू मेथड्स में, इन सिटू मेथड्स के अंदर बच्चे जो है अगर हम देखें बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज आती हैं. इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मैनी सेक्रेड ग्रुप्स. सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट पैचेज ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस. हम किसी एक फॉरेस्ट पैच को हम उसको धार्मिक आस्था के साथ जोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, द सरगुजा, चांदा एंड बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम आप याद रखेंगे सेक्रेड ग्रुप्स के. ठीक है, इस पर बहुत नीट के क्वेश्चन आते हैं. एक्स-सी2 कंजर्वेशन में देखें तो एक्स-सी2 कंजर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है -196 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम गैमीड्स को या थ्रेटेंड स्पीशीज़ के जो गैमीड्स हैं, पॉलन्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं. दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टू प्रोपेगेट इंडेंजर्ड स्पीशीज़. ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग प्रिजर्व्ड स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग इन विट्रो, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं. देन इम्प्लांटिंग इन दी फीमेल एनिमल्स. राइट. टिश्यू कल्चर यूज़ किया जाता है टू प्रोपेगेट इंडेंजर्ड स्पीशीज. सीड बैंक्स होते हैं. सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. तो ये कुछ हमारे पास तरीके हैं एक्स-सी2 यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन के. फिर हम बात करेंगे हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 called upon all the nation to take appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. Important है.
ये समिट, ये नाम याद रखेंगे, कहाँ पे हुआ ये याद रखेंगे, क्या हुआ ये याद रखेंगे, किस चीज़ के लिए हुआ ये याद रखेंगे। फिर बात करते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ हेल्ड इन 2022 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। सॉ 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया द कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 3 इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम। ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, ये 3 तरह की डाइवर्सिटी हैं। फिर अगर हम देखें व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज लॉसेज इन ज्योग्राफिकल रीजन, अगर स्पीशीज लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हैबिटेट लॉस आ जाता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं हम। दूसरा हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर हम बात करते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन की, एलियन स्पीशीज इन्वेजन की। और फिर हम बात करते हैं को एक्सटिंक्शन की, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये, है ना। फिर हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस की बात की हमने। सेक्रेड ग्रुप्स की बात की कि अगर हम किसी एक फॉरेस्ट पैच को आस्था के साथ जोड़ दें, है ना, तो इनका कंजर्वेशन हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर क्वेश्चन देखिए, द स्पीशीज जो प्लांट की स्पीशी डाइवर्सिटी है वो 22% है, विच इज़ मच लेस देन दैट ऑफ द एनिमल 72%। क्या रीजन है कि एनिमल जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए टू अचीव ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन? बिकॉज ऑफ द एडप्टेशन। एडप्टेशन, जो एनिमल्स हैं दे कैन मूव, दे कैन सर्वाइव, दे कैन एडप्ट देमसेल्व्स, है ना। सो दैट्स द रीजन कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स टू इंश्योर देयर सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरमेंट्स इन कंपैरिजन टू दी प्लांट्स। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं बेटा। देखेंगे नीट 22 का क्वेश्चन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर। अभी हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस है ना। नीट 22 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन एंड माइक्रो प्रोपेगेशन है। नेशनल पार्क इज इन सीटू प्रिजर्वेशन है ना। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू, नीट 22 का देखिए 3 क्वेश्चंस आए हैं नीट 22 में। तो ये क्या करता है, इट कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज। क्या ये सिर्फ हाई रिस्क स्पीशीज को कंजर्व करेगा? नो। कंजर्व ओनली इंडेंजर्ड स्पीशीज? नो। कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज? नो। इट प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। इस सबको जो है कंजर्व करता है, राइट। ठीक है। फिर नीट 2020 में क्वेश्चन आया, एजेंडा 21 वाज एडॉप्टेड इन, कब एडॉप्ट किया गया बच्चे? अर्थ समिट में एडॉप्ट किया गया। ठीक है। फिर नीट, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। नीट 2020 में क्वेश्चन किया, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर हम हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो अमेजन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर हाईएस्ट जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी है। नीट 19 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज बीइंग ड्राइवन। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है ये आपका सबसे बड़ा रीजन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, राइट। फिर अगर हम बात करें, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 वॉज कॉल्ड, क्यों किया गया था इसको, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा, इट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ठीक है। फिर नीट 2020 का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मै द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन बताया उन्होंने, है ना बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किया हमने एंड ये कुछ पीवाईक्यूज थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी तरीके का डाउट आएगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।